बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बाउल एलिमिनेशन। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो नर्सिंग केयर का इंटीग्रल हिस्सा है। नर्सिस को अक्सर पेशेंट की एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स में हेल्प करना पड़ता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो या कोई और बाउल रिलेटेड इशू हो। ये प्रॉब्लम्स पेशेंट के लिए ना सिर्फ फिजिकली अनकंफर्टेबल होती हैं बल्कि साइकोलॉजिकली भी डिस्ट्रेसिंग होती हैं, क्योंकि ये इश्यूज उनकी डिग्निटी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए नर्स का रोल बहुत सेंसिटिव और सपोर्टिव होता है। नर्सिस को पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनकी नीड्स को समझना होता है और उन्हें अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि बाउल ट्रेनिंग, डाइटरी गाइडेंस या मेडिकल इंटरवेंशंस। इन प्रॉब्लम्स का टाइमली सॉल्यूशन न सिर्फ पेशेंट के कंफर्ट के लिए ज़रूरी है बल्कि ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी के लिए भी एसेंशियल है। ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिव्यू द फंक्शन एंड रोल ऑफ बाउल सिस्टम, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन फीकल फॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन, डिफाइन बाउल एलिमिनेशन पैटर्न, identify factors that commonly impact bowel elimination, discuss common problems of bowel elimination, discuss nursing process for common problems of bowel elimination. बाउल एलिमिनेशन बॉडी से डाइजेशन के वेस्ट प्रोडक्ट्स के एलिमिनेट होना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकलते हैं उन्हें फीसिस या स्टूल कहते हैं। एलिमिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो तब होती है जब लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस इकट्ठा हो जाता है। जब रेक्टम फुल होता है तो वहाँ के नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि अब प्रेशर बिल्ड हो गया है। इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में इंसान को टॉयलेट की ज़रूरत महसूस होती है। जब इंसान सुटेबल प्लेस पे होता है और रिलैक्स होता है तो एनल स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और फीसिस बाहर निकल जाता है। इसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि डेफिकेशन, फीसेस और स्टूल, पू और पॉटी, जो कि यूजुअली बच्चों के लिए यूज होता है, एंड लास्ट में प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। ये सब वर्ड जो है एक ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाउल एलिमिनेशन को। फंक्शन एंड रोल ऑफ बाउल सिस्टम। बाउल सिस्टम का मेन रोल है फूड को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना और वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करके फीसिस को फॉर्म करता है। फीसिस फिर रेक्टम में स्टोर होती हैं जब तक एलिमिनेशन का सिग्नल ना मिले। एनएस के मसल, जिसको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, स्टूल के वॉलेंट्री पैसेज को कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग डिफिकेशन। जब हमें प्रॉपर टाइम एंड प्राइवेसी मिलती है तो हम डिफिकेट करते हैं। ये सिस्टम कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है ताकि बॉडी से वेस्ट टाइमली और सेफली रिमूव हो सके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास आते हैं: एज, डाइट एंड फ्लूइड इनटेक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड बॉडी पोजीशन, पेन, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, अगेन मेडिकेशंस एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। हम हर एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स हमारे एलिमिनेशन सिस्टम को अफेक्ट। एज एलिमिनेशन प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यू बॉर्न्स की बात करें तो उनका पहला स्टूल, उसको कहते हैं मेकोनियम। ठीक है, ये ब्लैक, टैरी, ऑर्डरलेस और स्टिकी होता है। कुछ वक्त बाद इसका कलर ग्रीनिश येलो हो जाता है। इन्फेंट का स्टमक छोटा होता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं होता। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन कम होता है और पेरिस्टालसिस ज़्यादा होती है। इसी वजह से उनका स्टूल लाइट येलो से गोल्डन कलर का होता है और दिन में कई बार स्टूल पास करते हैं छोटे बच्चे। टोडलर, जो कि 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, इस ग्रुप के बच्चे यूजुअली डिफिकेशन का वॉलंटरी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से पॉटी करना सीख जाते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। स्कूल एज चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, इस उम्र के बच्चों की बाउल हैबिट एडल्ट्स जैसी हो जाती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये बच्चे खेल में या किसी एक्टिविटी में बिजी होकर पॉटी को रोक लेते हैं, जो कि बाद में कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं। एल्डरली यानी बुजुर्ग लोग,
एल्डरली लोगों में च्यूइंग की ताकत कम हो जाती है और उनमें पेरिस्टालसिस जो है स्लो हो जाता है। साथ ही उनका एनल स्फिंक्टर वीक हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें स्टूल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये इनकॉन्टिनेंस या कॉन्स्टिपेशन का सबब बन सकता है। सेकेंड है फूड और फ्लूइड इनटेक। जिस तरह से एज बाउल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, उसी तरह डाइट और हाइड्रेशन भी इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम ठीक खाना खाएं और सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड लें तो ये पेरिस्टालसिस यानी बाउल मूवमेंट की को मेंटेन करता है। ये रेगुलर स्टूल फॉर्मेशन और उसके कोलोन से गुजरने को प्रोसेस को आसान बनाता है। फाइबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपनी डाइट में फाइबर शामिल करते हैं तो ये स्टूल का बल्क बढ़ाता है जिसकी वजह से स्टूल स्मूथली मूव करता है। साथ ही फ्लूइड इंटेस्टिनल कंटेंट को लिक्विफाई करता है। पानी डाइटरी फाइबर में एब्जॉर्ब होकर स्टूल को नरम और बल्की बनाता है। इस तरह से स्टूल ज़्यादा सॉफ्ट और इजी टू पास होता है जिससे कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता। इसलिए बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बाउल हेल्थ को जो है ठीक रखता है। फिजिकल एक्टिविटी एंड पोजीशन। अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हो तो अर्ली एम्बुलेशन यानी जल्द से जल्द चलना शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाउल मूवमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये इंटेस्टाइन को एक्टिव रखता है और स्टूल को मूव करने में मदद देता है। लेकिन अगर पेशेंट इमोबिलाइज हो यानी चल फिर नहीं सकता तो इस वजह से पेरिस्टालसिस डिप्रेस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बाउल की नेचुरल मूवमेंट स्लो हो जाती है जो कॉन्स्टिपेशन या डिले इन एलिमिनेशन का सबब बन सकता है। इस तरह अगर एब्डोमिनल और पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हों तो बंदा ना तो प्रेशर जनरेट कर सकता है और ना ही एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर सकता है। ये कंडीशन अक्सर न्यूरोलॉजिकल डिजीज में देखी जाती है जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या पार्किंसन डिजीजेस के पेशेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी पोजीशन। नॉर्मल डिफिकेशन पोजीशन स्क्वेटिंग होती है जिसमें हिप्स नीचे होते हैं और नीज थोड़े से ऊपर। ये पोजीशन रेक्टम को सीधा बनाती है और स्टूल को इजीली निकालने में मदद करती है। अगर पोजीशन ठीक ना हो जैसे कि बेड बाउंड पेशेंट में होता है तो स्टूल पास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाउल एलिमिनेशन के लिए फिजिकल मूवमेंट, मसल स्ट्रेंथ और करेक्ट पोजीशन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी एंड पोजीशन। सो अगर हम फर्स्ट इमेज में देखें, इस पे प्रॉपरली बेड पेन का यूज़ किया गया है। जो कि पेशेंट बेड रिडन है उसका हेड एलिवेट किया गया है यानी 30 to 40 डिग्री एंगल के ऊपर उसके हेड को थोड़ा सा लोअर बॉडी से ऊपर रखा गया है और उसकी लेग्स जो हैं उसको थोड़ा सा फ्लेक्स किया गया है। ये जो है रेक्टम को स्ट्रेट होने में हेल्प करते हैं और डिफिकेशन में आसानी पैदा करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम तेज काम करने लगता है। इस वजह से पेरिस्टालसिस बढ़ जाती है और कभी-कभी डायरिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को डिप्रेशन हो तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, इम्पल्सिस वीक पड़ जाती हैं जिनकी वजह से पेरिस्टालसिस स्लो हो सकता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्राइवेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेशेंट को प्रॉपर प्राइवेसी ना मिले तो वो बाउल मूवमेंट को रोक लेता है जो आगे जाके बाउल हैबिट्स को डिस्टर्ब करता है। साथ ही सफिशिएंट और बेस्ट टाइम देना भी ज़रूरी है। जब पेशेंट रिलैक्स हो और उसका प्रॉपर टाइम मिले तब जो है बाउल मूवमेंट नेचुरली और आसानी से होती है। और सबसे अहम चीज़ रेगुलर बाउल हैबिट्स डेवलप करना। जब बंदा एक ही वक्त पर रोज़ाना डेफिकेशन करता है तो बॉडी का नेचुरल रिदम बन जाता है जो कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलरिटीज से बचाता है। पेन, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं कि ये तीन फैक्टर्स कैसे बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं या अल्टर करते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेन फील होता है जिसकी वजह से वो अपना प्रेशर नहीं बना पाता या फियर की वजह से स्टूल रोक लेता है। ये बाउल मूवमेंट को स्लो कर देता है। अगर किसी पेशेंट की रेक्टल सर्जरी हुई हो जैसे हेमोरॉइड्स का ऑपरेशन हो या फिशर्स का ट्रीटमेंट तो पेरिनियल एरिया में लीनियर स्प्लिट्स यानी छोटे से क्रैक्स हो जाती हैं जो स्टूल पास करते वक्त बहुत इंटेंस पेन देते हैं। इस वजह से पेशेंट खुद ही डेलिबरेटली स्टूल जो है डिले करता है
और ऐसे में कॉन्स्टिपेशन या स्टूल रिटेंशन का इशू जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया भी बाउल फंक्शन को अफेक्ट करता है। जो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका इंटेस्टाइन की नेचुरल मूवमेंट यानी पेरिस्टालसिस पर अफेक्ट होता है, यानी उसका पेरिस्टालसिस जो है वो टेम्परेली स्टॉप हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। इससे बाउल मूवमेंट्स अल्टर हो जाते हैं और रिकवरी के दौरान पेशेंट को गैस, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन का रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए पेन मैनेजमेंट, टाइमली मोबिलाइजेशन और प्रॉपर पोस्ट ऑप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है बाउल फंक्शन को क्विकली रिस्टोर करने के लिए। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एनल फिशर्स हैं, जिसमें जो है एनल के सराउंडिंग में जो है क्रैक्स बने हैं। सेकंड इमेज जो है हेमरॉइड्स हैं, जो कि हमारे पास इन्फ्लेम्ड वेसल्स होते हैं। ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, जिसके दौरान अगर कोई पेशेंट स्टूल पास करता है तो सीवियर पेन फील करता है। इस वजह से पेशेंट जो है डेलिबरेटली जो है स्टूल को डिले करता है। मेडिकेशंस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड पेन किलर्स की, जैसे मॉर्फिन वगैरह जो हैं, ये मेडिकेशन पेरिस्टालसिस को स्लो कर देते हैं, यानी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बहुत स्लो कर देते हैं। इस वजह से स्टूल कॉलोन में ज़्यादा देर तक रहता है और ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसका जो है रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी तरफ एंटीबायोटिक का अपना इफेक्ट होता है। ये इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मददगार होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जैसे कि एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, ठीक है, जिनके ज़रिए हम जीआई ट्रैक को विजुअलाइज करते हैं इन दो प्रोसीजर्स के। इन टेस्ट से पहले पेशेंट को फास्टिंग करवाई जाती है या ये जो है बाउल को कम्प्लीटली एम्प्टी करवा दिया जाता है। ये प्रिपरेशन बाउल हैबिट्स को टेम्परेरी जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो मेडिकेशन और टेस्ट दोनों जो है बाउल एलिमिनेशन पर स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसलिए नर्स को इन फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट की बाउल हेल्थ मेंटेन रहे। पार्ट 1 में हमने बात की कि बाउल एलिमिनेशन क्या होता है एंड हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें मेन रोल प्ले करते हैं स्टूल फॉर्मेशन में, ठीक है। देन हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एलिमिनेशन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने बात की एज की कि छोटे बच्चों का जो स्टूल है उसको मेकोनियम कहते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है और उनके जो एंजाइम्स है वो रिलीज होना शुरू होते हैं, तो उनका स्टूल का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है और उनके डाइजेशन की कैपेसिटी और स्टमक की कैपेसिटी फर्दर बढ़ जाती है। देन हमने बात की कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है बाउल एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे पेशेंट को प्राइवेसी चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है डेफिकेशन के लिए। और हमने बात की कि नॉर्मल पोजीशन अटेन करना बहुत ज़रूरी है बाउल को कम्प्लीटली एम्प्टी करने के लिए। एंड हमने बात की कि एनेस्थीसिया और डिफरेंट मेडिकेशन जो है पेरिस्टालसिस को स्लो कर सकते हैं। और एट द एंड हमने बात की डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी करने के लिए हमें बाउल को एम्प्टी करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाउल की जो पेशेंट की जो हैबिट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ बाउल एलिमिनेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, डायरिया, इनकॉन्टिनेंस एंड फ्लैटुलेंस क्या होता है और इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। एंड देन हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि अगर हमारे पास पेशेंट बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, कंप्लेंट्स के साथ आता है तो हम उनको कैसे असेस करते हैं।